हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एनी एंगल, है ना। मतलब यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जो डेफिनेशन हमें यूजफुल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए लिखने के लिए, ना। जैसे हम लोग हमारे 10th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर मेरा एंगल ये थीटा है तो साइन थीटा जो होगा वो ए बी अपॉन ए सी होता है, कॉस थीटा जो होगा वो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से टेन थीटा जो है वो हमारा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, इनके रेसिप्रोकल्स फिर कॉट सेक और कॉसेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये डेफिनेशन सिर्फ काम आता है राइट एंगल ट्रायंगल में। फिर अभी कोई और एंगल मुझे लिखना हो, जैसे मुझे मान लो लिखना हो साइन ऑफ 300 डिग्री, है ना। तो इसमें मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि एक ट्रायंगल है जिसका कोई एंगल 300 डिग्री है, ये तो चीज़ नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखने के लिए फॉर एनी एंगल विच इज़ नॉट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, उसके लिए फिर हमें एक दूसरे डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो पहले हम लोग वो डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसी डेफिनेशन का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है ना। ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का या फंक्शंस का जो ग्राफ होगा वो हमें बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और फिर जब ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, इक्वेशन। ठीक है, उसमें हम लोग इस तरीके की कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है तो थीटा का वैल्यू बताओ, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा है तो थीटा की क्या वैल्यूज होंगी जिसके लिए साइन थीटा हमारा हमेशा कॉस थीटा से ग्रेटर होगा। ये इस तरीके की जो इन इक्वेशंस हैं ये ग्राफ का यूज करके हम लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो मेन मोटिव हमारा इस लेक्चर का है ग्राफ डेवलप करना, बट उसके लिए पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। पहले हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं। एंगल हमारा होता है जैसे एक कोई इनिशियल रे होती है, ठीक है, फिर हमारा एक कोई टर्मिनल या फाइनल रे होता है, ये हमारा फाइनल या टर्मिनल रे हो गया। इनके बीच का ये जो एंगुलर सेपरेशन, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये 0 से 90 भी हो सकता है। जैसे हमारा फाइनल रे अगर ऐसा हो गया तो ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, अगर ऐसा एंगल हो गया, फाइनल रे अगर यहाँ पे आ गया तो हमारा जो एंगल है ये 180 से भी ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो दूसरी डेफिनेशन है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, इसके लिए हम लोग हमारे कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। ये हमारी जो एक्स एक्सिस है ये हमारा इनिशियल रे कहलाएगा, ये हमारा इनिशियल रे है। ठीक है, अब जो भी हमारा एंगल होगा वो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 या 270 से 360, या इनके अलावा भी अगर कोई एंगल सपोज 550 डिग्री है तो भी हमें पता है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में से कहीं पे होगा। ये मेरा पूरा एक रोटेशन 360 हो गया, फिर 360 प्लस 180 हो गया 540, 10 डिग्री और आगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो कोई भी एंगल जो है वो किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में तो होगा, 1 2 3 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, 4 अलग अलग मैंने डायग्राम बना रखा है। इसमें हमारा इनिशियल रे एक्स एक्सिस है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में कोई एंगल रहना है तो ये हमारा फाइनल रे हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है मेरा थीटा, ये थीटा जो है
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से 90 के बीच में। तो ये जो मेरा फाइनल रे है इसके ऊपर मैं कोई एक पॉइंट P एज्यूम कर लूँगा और इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया लेट्स से x, y। तो मुझे पता है कि ये वाला जो लेंथ है ये x है और ये वाला लेंथ जो है y है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x और y दोनों पॉजिटिव रहेगा। ओरिजिन से इस P पॉइंट की डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं। ठीक, अब हमारा साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? साइन थीटा का डेफिनेशन होता है ये जो हमारा P पॉइंट, जो भी टर्मिनल पॉइंट के ऊपर हमने, टर्मिनल रे के ऊपर जो भी हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई जो भी हमारा उस पॉइंट P और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, तो साइन थीटा का डेफिनेशन ये हो गया y बाई आर। अब हर जगह पे यही होगा। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा ये हो गया मेरा फाइनल रे। ठीक है, तो थीटा एंगल मेरा ये हुआ क्योंकि इनिशियल मेरा एक्स एक्सिस है। अब अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट x, y है तो ये वाला लेंथ हुआ y। ठीक है, और ये लेंथ हम लोग 0 से ओरिजिन से P के बीच का जो डिस्टेंस है वो r मान रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा फाइनल रे ये हो गया। ठीक है, तो मेरा P पॉइंट यहाँ है, मैंने x, y सेलेक्ट किया, तो साइन थीटा का डेफिनेशन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई ओरिजिन और P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है r। ठीक है, यही होगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी। अगर मेरा ये P पॉइंट है टर्मिनल रे के ऊपर, एंगल थीटा मेरा ये है। ठीक है, थर्ड में मेरा थीटा एंगल ये था। ठीक है, तो अगेन वही डेफिनेशन है y कोऑर्डिनेट अपॉन r। अब यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो क्योंकि हमें पता है फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में मेरा y जो है y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है। ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। y कोऑर्डिनेट फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव हुआ तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव हो जाता है y कोऑर्डिनेट, फोर्थ में भी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है। तो अगर ये न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल साइन जो है मेरा थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। ये बात ऑलरेडी हम लोग को पता है। ठीक, तो साइन थीटा की डेफिनेशन ये हो गई। अब ऐसे ही कॉस थीटा का क्या डेफिनेशन होगा? तो कॉस थीटा का डेफिनेशन एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई ये जो हमारा डिस्टेंस है पॉइंट P और ओरिजिन के बीच में। ठीक है, अब फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्स कोऑर्डिनेट कब कब पॉजिटिव होगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में ये मेरा पॉजिटिव हुआ और ये तो डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और फोर्थ में हमारा कॉस पॉजिटिव रहता है। थर्ड में सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में दोनों मेरा एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड में हमारा कॉस थीटा जो रहता है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। सेकंड और थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव रहता है सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में। ठीक है, अब टेन थीटा का क्या डेफिनेशन होगा? तो साइन थीटा और कॉस थीटा अगर हमने लिख लिया तो टेन थीटा तो कुछ बड़ी बात नहीं है। टेन थीटा तो सिंपली हो गया y बाई एक्स साइन डिवाइडेड बाई कॉस। r और r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस, ये r जो है उसको कई बार हम रेडियस भी बोल देते हैं, तो वो तो है नहीं जो डिस्टेंस है। सिंपली यहाँ पर क्या है मेरे पास? y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ से भी फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हो गया हमारा पॉजिटिव और y हो गया हमारा नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें पता ही है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, थर्ड में पॉजिटिव रहता है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड में x और y कोऑर्डिनेट में से एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो है डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई। ये एक अलग डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए।
ठीक है। कोऑर्डिनेट के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक, अब अगर मुझे कॉट लिखना हो तो कॉट हो गया मेरा y/x, मुझे सेक लिखना हो तो वो r/x, और कॉसेक लिखना हो तो r/y। तो ये हो गया एक अलग डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, अब इस डेफिनेशन का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये 6 के 6 जो फंक्शन है हमारे पास, इनका ग्राफ डेवलप करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ डेवलप करने के लिए मैं एक यूनिट सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है। ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, ये जो सर्कल मैंने बनाया ये 1 रेडियस का बनाया। ये 1 क्यों बनाया वो अभी समझ में आ जाएगा। अगर ये 1 रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो ये पॉइंट मेरा हो गया 1,0। अब देखो, मुझे देखना है कि साइन 0 का क्या वैल्यू होगा। तो अगर मैं P पॉइंट को यहीं पे लूँगा 1,0 पे, तो इनिशियल रे मेरा एक्स एक्सिस और फाइनल रे ये भी मेरा एक्स एक्सिस, तो एंगल जो है वो 0 हो गया। ठीक है, ऐसे में अब ये जो लेंथ है मेरा P और O के बीच का, जिसको हम R बोलते थे, वो क्या हो गया 1। तो R जब 1 हो गया तो इस केस में जो भी मेरा साइन एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि हम x को अभी एंगल ले रहे हैं, ठीक है, वो थीटा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम x मान के चल रहे हैं। तो साइन x मेरा होगा सिंपली y कोऑर्डिनेट। वैसे तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r होता है, लेकिन r तो कितना है 1 है। तो r अगर 1 है तो फिर मुझे ये डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो साइन x हो गया जो मेरा x, जो कि एंगल है, वो सिंपली y कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो, अब जैसे ही हम P पॉइंट को यहाँ, मान लो मैंने P पॉइंट को यहाँ भेजा, तो मेरा एंगल ये वाला x एंगल अभी हो गया। अब उस केस में ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो अगर इसको मैं यहाँ पे, ये जो मेरा y कोऑर्डिनेट है यही मेरा साइन x का वैल्यू है। साइन 0 तो पहले 0 था, साइन x कितना आया, जो भी मेरा y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये मेरा साइन x का वैल्यू है। अब फिर से अगर मैं थोड़ा P पॉइंट को बढ़ा दूँ यहाँ पे आगे की तरफ, ये P पॉइंट हो गया, तो एंगल मेरा अभी x ये हो गया। उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट जो है मेरा वही सिंपली साइन x का वैल्यू होगा। तो साइन x का वैल्यू ये आ गया कुछ, ठीक है, ये आ गया साइन x का वैल्यू। ओके, ऐसे ही देखते रहो, जैसे जैसे हम P बढ़ाते जाएंगे, P को जैसे जैसे हम लोग इधर करते जाएंगे, मतलब हम x एंगल को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे साइन x का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। क्या होगा, जब P पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा 0,1 पॉइंट पे, उस टाइम पे मेरा ये जो x एंगल है ये सिंपली 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो उस टाइम पे साइन 90 का वैल्यू मुझे ये, क्योंकि y कोऑर्डिनेट अभी क्या है 1, तो इस टाइम पे मुझे ये 1 वैल्यू मिल गया, किसका, साइन 90 का। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने x एंगल जो है वो 0 से 90 की तरफ बढ़ाया, ये मेरा जो साइन x है ये भी इंक्रीज किया। साइन x भी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 में। अब देखो आप खुद ही यहाँ पे, फिर जैसे जैसे P पॉइंट को इधर आगे की तरफ रोटेट करते रहोगे आप, तो x कोऑर्डिनेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। x कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, तो सॉरी y कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, तो जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वही क्या है, वही मेरा साइन x का वैल्यू भी है। तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, 90 के आगे धीरे धीरे वो भी मेरा कम होने लगा। ठीक है, ये मेरा 90 पे 90 डिग्री यानी कि π/2 पे 1 वैल्यू आया था, 0 पे 0 आया था। फिर जैसे ही मेरा P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,0, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, तो और एंगल कितना है ये 180 डिग्री। तो साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया
जीरो आ गया, देखा आपने। फिर जैसे ही हम पी पॉइंट को और आगे की तरफ इधर बढ़ाते जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे लाए तो कुछ वाई कोऑर्डिनेट मान लिया कि -1/2 हो गया, तो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन नेगेटिव में, तो नेगेटिव में इंक्रीज करना ये हो गया ऐसे। फिर जैसे ही इवेंचुअली हम पी पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये कौन सा पॉइंट है 0, -1, और यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे 270 डिग्री पे -1 वैल्यू मिल गया, -1, मतलब ये वाला वैल्यू जो है मेरा ये -1 है। ठीक है। अब जैसे ही फिर यहाँ से हम लोग पी पॉइंट को और रोटेट करते जाएंगे और एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर से हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है तो नेगेटिव अभी भी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब इंक्रीज होना ऐसे। और फिर से जैसे हम फाइनली जब पी पॉइंट को फिर से 1,0 पे लेके आ जाएंगे 360 डिग्री पे, तो 360 डिग्री पे फिर से हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,0 में वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो साइन ऑफ 360 डिग्री हो गया 0। तो देखा, इस तरीके से ग्राफ डेवलप हुआ। अब फिर से आप खुद सोचो, यही रोटेशन फिर से आप दोबारा करते जाओ तो फिर यही ग्राफ जो है बार बार रिपीट होते जाएगा। तो ये ग्राफ है हमारा y = sin x का। ये मैंने अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया था यहाँ पे, आप ध्यान दो कैसा रोटेशन हम लेके चले गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव साइड में ग्राफ बनाए पॉजिटिव एंगल के लिए। अगर हम ये रोटेशन क्लॉकवाइज कर देते, तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन कर देते तो ये ग्राफ इधर की तरफ डेवलप हो जाता। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे डेवलप हो जाता। ठीक है, पीछे की तरफ नेगेटिव एंगल्स के लिए। ओके, तो ये हमने समझा कि ये ग्राफ बना कैसे। ओके, अब फाइनली मैं वेव फॉर्म इसका जो साइन एक्स का है वो दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 0 पर तो वैल्यू 0 है, और एक बात और हमें पता है कि जो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो -1 से नीचे कभी जाएगा नहीं वैल्यू, -1 और 1 के ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, y = sin x का। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन ऑफ 90 डिग्री यानी कि π/2, साइन π/2 1 हो गया, फिर से साइन पाई मेरा 0 हो गया, साइन 3π/2 ये है 3π/2। ठीक है, साइन 3π/2 पे -1 वैल्यू आया, और ये था मेरा 2π 360 डिग्री। ठीक है, 2π पे 0 हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये एक कंप्लीट रोटेशन से बना था। एक बार और कंप्लीट रोटेशन करते तो यही ग्राफ आगे फिर से एक बार और यहाँ पे रिपीट हो जाता। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर अब 0 पे 0 था, फिर पाई पे 0, 2π पे 0, अब ये आगे फिर से 3π पे 0, 4π पे 0 हो गया, है ना। ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है ये π/2 का है, तो 2π से भी आगे π/2 पे फिर से जो है वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 2π + π/2 यानी कि ये 5π/2 है। ठीक है, वैसे ही हमने देखा कि ये जो लेंथ है, ये इतना लेंथ, ये भी 90 डिग्री का है, 180 से 270, 90 डिग्री, यानी कि 3π से आगे फिर से 90 डिग्री पे फिर से हमें -1 वैल्यू मिला, तो वो कौन सा पॉइंट हुआ, 3π + π/2 यानी कि 7π/2। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ग्राफ ये y = sin x का ग्राफ जो है वो याद रखेंगे। नेगेटिव साइड में ये हो गया मेरा -π, -2π, -3π, -4π, है ना। इनके बीच का वैल्यू -π, पाई का मतलब 180 डिग्री है ना, तो ये बीच का वैल्यू कितना
-90 यानी कि -π/2, फिर ये कितना -3π/2, यहाँ पर -5π/2 है ये। ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इसको हमें याद रखना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि इसका डोमेन क्या होगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डोमेन माने इस एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए मेरा साइन एक्स का वैल्यू कुछ रियल आएगा। तो कुछ भी हम रख सकते हैं एक्स का वैल्यू। तो वैसे भी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस पे हर जगह पे ग्राफ बन रहा है। तो एक्स इक्वल टू एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, ये हमारा डोमेन हो गया। दूसरा हम लोग रेंज, ये डोमेन रेंज ऑलरेडी हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, रेंज माने कि ये मिनिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू मिल सकता है मुझे। तो क्या दिख रहा है, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1, ये मेरा रेंज हो गया। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि एक सर्टेन पीरियड के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। तो हमने तो वो देख ही लिया कि ये 0 से लेके 2π तक ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये ग्राफ जो मेरा बना था, ये 0 से π वाला एक कंप्लीट रोटेशन से बना था। अगर हम फिर से वही रोटेशन दोबारा करने लगते तो यही वाला ग्राफ जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, पीछे भी यही वाला ग्राफ रिपीट हो रहा है, देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो इसका मतलब जो है पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन उसको बोलते हैं जो एक सर्टेन पीरियड के बाद, सर्टेन लेंथ के बाद ग्राफ अपने आप को क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। ठीक है, कितने पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है, 2π के बाद रिपीट हो रहा है। 2π फंडामेंटल पीरियड है। अगर आप ऐसे भी आर्गू कर सकते हो कि सर ये हमारा 4π हो गया, तो 4π के बाद भी तो रिपीट करेगा, बिल्कुल सही है। 6π के बाद भी रिपीट करेगा, 8π के बाद भी, लेकिन मिनिमम इंटरवल कौन सा है जिसके बाद वो रिपीट करेगा, तो मिनिमम कौन सा है, 2π। तो इसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो फंडामेंटल पीरियड मेरा हो गया 0 से लेके, ये वाला जो लेंथ है 0 से लेके 2π तक। ठीक है, अब एक आध और चीज़ें इसमें देखें। साइन एक्स का वैल्यू 0 कब कब है, साइन एक्स 0 देखो अब ग्राफ में कहाँ पर साइन एक्स 0 है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप देखो साइन एक्स कहाँ पे 0 है। एक तो 0 पे 0 दिख रहा है, 2π पे दिख रहा है, पाई पे दिख रहा है, 3π, 4π, -π, -2π, -3π, -4π। तो क्या है, ये सारे मल्टीपल्स तो हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स किसके, पाई के। तो पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल हैं हर जगह पे जो है साइन एक्स मेरा 0 हो जाएगा। तो साइन एक्स अगर 0 है, आई कैन राइट x इज इक्वल टू n π, जहाँ पर n है कोई भी एक इंटीजर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें जो है आपके लिए याद रखना। ठीक है, और बहुत ईजी भी है। फिर मैं अगर बोलूँ कि साइन एक्स 1 कहाँ पे है, साइन एक्स 1 कहाँ पे है, तो देखो 1 आपको दिखेगा कहाँ पे, π/2 पे 1 दिख रहा है, 1, 5π/2 पे 1 दिख रहा है, आगे यहाँ पे 4π से आगे π/2 यानी कि 9π/2 पे 1 दिखेगा। पीछे अगर बात करें तो -3π/2 पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे -7π/2 पे दिखेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, π/2 के मल्टीपल्स तो हैं लेकिन सारे मल्टीपल नहीं है।
1 इंटू पाई बाई टू है, फिर 5 इंटू पाई बाई टू है, फिर 9 इंटू पाई बाई टू है। तो इसको जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या क्या आ रहा है पहले। तो अगर हम पूरा ही वैल्यू लिखना चाहें, पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, ये पॉजिटिव में। नेगेटिव की बात करें तो -3 पाई बाई टू, -7 पाई बाई टू। ठीक है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जनरलाइज करके, x इज इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई बाई टू, जहाँ पर n का वैल्यू जो है वो कोई भी एक क्या है, इंटीजर। 4n+1 पाई बाई टू पे है ना। देखो आप पुट करके n बराबर 0 रखेंगे, पाई बाई टू मिल जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई टू मिल जाएगा। 2 रखेंगे 9 पाई बाई टू मिल जाएगा। -1 रखेंगे तो -3 पाई बाई टू, -2 रखेंगे तो -7 पाई बाई टू। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं साइन एक्स के, इनको आप याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेफिनेशन होता था y बराबर, सॉरी, कॉस एक्स का डेफिनेशन था जो भी हमारा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई जो भी हम p पॉइंट कंसिडर करते हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्योंकि हम लोग यूनिट सर्कल लेके चल रहे हैं, फिर से यूनिट सर्कल, और इनिशियल रे मेरा ये x एक्सिस है, मेरा इनिशियल रे। ठीक है, तो r का वैल्यू तो इस केस में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली हम x कोऑर्डिनेट के बेसिस पे चेक करेंगे। अब देखो ज़रा, सबसे पहले चेक किया जाए कि जब p पॉइंट मैं यहाँ पे रखूँगा, यानी कि उस टाइम पे जो मेरा एंगल है वो इनिशियल के साथ फाइनल का एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो cos 0 का क्या वैल्यू आएगा, तो x कोऑर्डिनेट सिंपली, तो x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 1, ये मेरा 1 है। ठीक, तो सिंपली आ गया 0 पर वैल्यू क्या आया, यहाँ पे मैं y बराबर cos x लूँगा और यहाँ पे x। ठीक है, तो x बराबर 0 पे वैल्यू क्या आया, 1, ये वाला पॉइंट। अब देखो p पॉइंट को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, तो p जब यहाँ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट आप क्या देख रहे हो, 1 से कम हो गया। फिर p जैसे ही थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, x कोऑर्डिनेट और कम हो गया। p को और थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट फिर से और कम हो गया। इवेंचुअली जब p पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाएंगे हम 0,1 पे, तो उस टाइम पे p का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 बन जाएगा। मतलब कौन से एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो 90 पे जो है वो 90 डिग्री पे 0 वैल्यू आया, 0। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं वैल्यू, ठीक है, वैसे वैसे डिक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे ये डिक्रीज हो रहा है। क्या देख रहे हैं, डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कम होते जा रहा है जैसे जैसे हम, हमारा एंगल जो है वो, ये एक्स एंगल है, एक्स एंगल को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का कम होते जा रहा है। तो इसको अगर हम डिक्रीजिंग करना है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है डिक्रीज, इस तरीके से। फिर अब आगे देखो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें इधर, तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते ही एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पता है कि सेकेंड में जो है एक्स नेगेटिव रहता ही है। तो नेगेटिव में एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, तो ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइनली जब हम 180 पे आएंगे, यहाँ पे 180 पे इधर, तो उस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट मेरा -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मुझे -1 मिल गया। फिर जब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, पी पॉइंट को और थर्ड कोऑर्डिनेट में लेके जाएंगे, तो फिर से हमारा एक्स नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव में एक्स हमारा इंक्रीज, नेगेटिव में डिक्रीज करने लगेगा। तो ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, देखो। फाइनली जब 270 डिग्री पे आएंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट का जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो इसीलिए cos 270 डिग्री 0 हो गया। फिर जब आगे इधर की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो अब पॉजिटिव में पहुँच जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, और
फिर ये x जो है मेरा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट ये है, फिर यहाँ पॉइंट रहेगा तो x कोऑर्डिनेट ये थोड़ा और बढ़ गया, इंक्रीज होने लगेगा ऐसे। तो फाइनली जब हम इसको 360 डिग्री पे फिर से दोबारा वहीं पे लेके आ जाएंगे 360 डिग्री पे, तो उस टाइम पे फिर से हमारा जो है ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये ग्राफ बन गया, ये एक रोटेशन का ग्राफ हो गया ना। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग बार बार फिर से दोबारा इधर एक रोटेशन और बढ़ाते जाएं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो यही वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, यही वाला ग्राफ जो है वो बार बार इसके आगे भी रिपीट होते जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर दे दें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज एंगल आपको पता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ डेवलप हो जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कॉस एक्स कैसे बना। ठीक है, देखो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ग्राफ आपको अच्छे से याद हो जाए ना। कभी भी आपको क्वेश्चन किसी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप ग्राफ डेवलप करके बताओ ऐसा। ठीक है ना, वो तो आपको ग्राफ सिंपली, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आता है, ठीक है, तो सिंपली आपको ग्राफ्स और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से बना लेते हैं नीचे, और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख लेते हैं। ये मेरा y इक्वल टू कॉस एक्स, ये मैं इसको अपना एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, 0 पे वैल्यू कितना है, 1। कॉस एक्स का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी ये सबको पता ही रहता है, 1 से ग्रेटर नहीं होगा, -1 से स्मॉलर नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो जो भी मेरा कॉस रहेगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच का ही कोई वैल्यू देगा। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा रेंज कहलाता है। तो रेंज हमारा -1 से 1, ये ऑलरेडी हमको पता भी है। डोमेन माने एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिसके लिए कॉस एक्स डिफाइन हो, तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ग्राफ हर एक रियल वैल्यू के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया डोमेन रेंज। इसके बाद ये कौन कौन से पॉइंट थे, 0 पे तो 1 आया था, फिर 90 डिग्री पे पाई के टर्म में लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, π/2 पे 0, फिर हमने देखा कि 180 डिग्री पे -1 यानी कि पाई पे, फिर 3π/2 पे 0, फिर 2π पे 1 आ गया। अब ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है, ये वाला एक रोटेशन से ये पोर्शन बना था, तो एक और रोटेशन देते तो यही वाला ग्राफ इधर रिपीट हो जाता। क्लॉकवाइज रोटेशन देते तो ये ग्राफ ही रिपीट हो जाता, फिर से एक और रोटेशन देते तो इतना फिर से रिपीट हो जाता। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये भी फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक है, और कितना मिनिमम लेंथ कौन सा है जो रिपीट हो रहा है, 2π। तो इसका भी जो फंडामेंटल पीरियड हुआ वो 2π हो गया। ठीक, फिर ये पॉइंट क्या होगा, 2π से आगे π/2 यानी कि 5π/2, ये हो गया हमारा 3π, ये हो गया 7π/2, और यहाँ आ गया अपना 4π। नेगेटिव डायरेक्शन में देख लें, ये -π/2 है, यहाँ -π है, ये -3π/2 है, ये -2π है। ठीक, ओके। तो अब अगर हम बात करें कि cos x 0 कब कब है, तो देख लीजिए ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कहाँ कहाँ पे 0 है। जितने भी ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई दिख रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, हर जगह पे आपको दिखेगा cos 0 होते हुए। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को हम कैसे लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा जाएगा ऐसे 2n + 1 × π/2। यहाँ पर n कोई भी एक
इंटीजर हो गया। फिर अगर हम बात करें cos x का वैल्यू 1 कब कब है, तो ग्राफ देख लीजिए, क्लियरली आपको दिखेगा 1 कहाँ कहाँ पे वैल्यू है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, -2 पाई पे, है ना, ऐसे ही -4 पाई पे आ जाएगा। ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई को कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई, ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो जैसे ये साइन का ग्राफ है ना, पी पॉइंट अभी हमारा एक्स एक्सिस पे है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। फिर जैसे जैसे अगर हम लोग पी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मतलब हमारा थीटा बढ़ेगा, है ना, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना, 90 पे जाके साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर फर्दर अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन दें तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में ही कम होने लगा, तो दिख रहा है साइन डिक्रीज होने लगा 90 से 180 में, 180 पे आके ये फिर से वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, साइन 0 हो गया। फर्दर अगर इसको रोटेट करें हम लोग तो थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट हमारा बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, 270 पे आके हमारा जो है वो -1 हो गया। फर्दर इंक्रीज करें रोटेशन अगर हम लोग 360 की तरफ जाएँ तो वाई कोऑर्डिनेट कम होता हुआ दिख रहा है ना, फाइनल 360 डिग्री पे जो है हमारा फिर से वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, साइन 360 डिग्री 0। अगर यही पैटर्न हम लोग बार बार रिपीट करें तो ये जो है हमारा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, 0 से 2 पाई का पोर्शन ही बार बार रिपीट होता रहेगा, फर्दर हम लोग इतना रोटेशन देते जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगर हम cos x का देखें तो अभी हमारा cos 0 का वैल्यू 1 है। अब जैसे जैसे हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, हमारा x कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ठीक है, 90 पे ये 0 हो गया। फर्दर हमने इसमें रोटेशन दिया, x कोऑर्डिनेट हमारा कम होते रहा, ठीक है, तो ये डिक्रीज करता गया cos, है ना। और आगे हम लोग फर्दर रोटेट करें 270 डिग्री पे आके ये हमारा 0 के इक्वल हो गया, और रोटेशन दे इसमें तो अब ये 360 डिग्री 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया, है ना, फिर से वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गया। ओके, फिर से अगर इसमें यही पैटर्न हम लोग बार बार रिपीट कर दें तो हमारा जो है cos x का पूरा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो sin x और cos x हमने डेवलप कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, tan x का डेफिनेशन था y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो देखो आप, जब भी हम P पॉइंट को यहाँ रखेंगे कि मेरा इनिशियल रे हो गया x, और फाइनल जब P पॉइंट को मैंने यहाँ रखा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 है, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0। तो 0 पे tan का वैल्यू क्या आ गया, 0। यहाँ पे मैं y बराबर tan x रख लेता हूँ, यहाँ पे x, ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 आ गया। फिर जैसे ही हम P को रोटेशन दे रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, x एंगल मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ये काम कर रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट रिड्यूस हो रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है आपको, जैसे जैसे हम एंगल ये बढ़ा रहे हैं, ये वाला एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है, x कोऑर्डिनेट कम हो रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है। x कम हो रहा है, x डिनोमिनेटर में है, y इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, दोनों ही इंक्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। तो इसका मतलब कि 0 से 90 के बीच में, 90 पे क्या होगा, अगर मैं P को यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1, तो इस टाइम पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, डिनोमिनेटर मेरा 0 वो तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 90 पे हमारा tan जो है वो डिफाइन
नहीं होता है। तो मेरा 90 डिग्री पे तो tan डिफाइन नहीं होगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, tan जो मेरा है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, tan इंक्रीज करते जा रहा है। फिर हम जैसे जैसे अब 90 की ओर आगे बढ़ेंगे इधर, तो अब हम आगे सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होगा नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और ऐसे में देखो अब यहाँ पे y रिड्यूस हो रहा है, y का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है और x का वैल्यू बढ़ रहा है। कि जैसे हम p पॉइंट को यहाँ लेके आ गए तो x और बढ़ गया, y थोड़ा और कम हो गया। तो न्यूमरेटर मेरा कम हो रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर कम हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन कम हो रहा है किसमें, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कम होना मतलब ये हो गया मेरा। और जैसे ही हम लोग 180 पे वैल्यू देखेंगे, पाई पे क्या होगा, जैसे पी पॉइंट को यहाँ पे लेके आ गए तो -1,0 वैल्यू आ गया। -1,0 में y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट 0 अपॉन -1, तो वैल्यू आ गई फिर से 0। ठीक है, तो इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, ऐसे एक एक करके बनाने के लिए ना। तो मैं सीधे इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर y इक्वल टू 10x ले लिया मैंने, ये मेरा ओरिजिन है, ये हो गया मेरा x एक्सिस। मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि 90 पे जो है मेरा tan डिफाइन नहीं होगा, तो ये हो गया मेरा 90। ऐसे ही 3π/2 पे भी डिफाइन नहीं होगा, π/2 पे भी नहीं होगा, 3π/2 पे भी नहीं होगा। आगे देखेंगे 5π/2 पे भी नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, पता ही है आपको, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस ना। और अभी अभी हमने देखा कि cos 2n+1 π/2 पे क्या हो गया, 0। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जब cos 0 हो गया तो tan वहाँ कैसे डिफाइन हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं उन हर जगह पे tan के ग्राफ में आपको ब्रेक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये π/2 हो गया, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्राफ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब इन पॉइंट पे tan जो है हमारा नॉट डिफाइंड। बाकी 0 पे 0 है ना, π/4 पे 1 होता है, आपको पता ही है। ये π/4, ये वैल्यू 1 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये एक्सप्लेन किया ही कि 0 से जैसे जैसे हम 90 की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा tan है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ है tan x का, ये चीज़। ओके, बाकी ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, इन हर जगह पे tan जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगा। तो ये जितने भी मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन को कभी भी मेरा ग्राफ टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम इसके डोमेन रेंज की बात कर लें ज़रा। डोमेन माने x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो सारी वैल्यूज हो सकती हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। रेंज माने y एक्सिस पे ये tan x का क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना, मिनिमम या मैक्स मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मुझे मिल सकता है।
तो आप देख रहे हो ग्राफ तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है ना। तो ये हमारा जो रेंज होगा, जो 10x का वैल्यू होगा मेरा, y लिखूँ या 10x लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि मैंने y बराबर 10x माना हुआ है ना, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। या तो ऐसे बोलें या सिंपली हम लोग कैपिटल R माने ऑल रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये रेंज हो गया। इसके बाद ज़रा हम बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी की। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन ये भी है, आप देखो ध्यान से, ठीक है। वेव फॉर्म रिपीट होते हुए दिख रहा है, लेकिन कौन सा मिनिमम टाइम इंटरवल है जिसके बाद वो रिपीट हो रहा है। तो जैसे 0 पे 0 था, आगे फिर 180 पे 0 हुआ, ये चीज़, ठीक है। तो रिपीट होता हुआ क्या है, जी ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है, इतने लेंथ के बाद ही ग्राफ अपने आप को रिपीट करने लगा। तो ये वाला लेंथ कितना है, पाई के इक्वल। तो इसलिए फंडामेंटल पीरियड जो इसका हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें tan x बराबर 0, तो tan x बराबर 0 यानी कि sin x बराबर 0, और sin x 0 कब होता था, n पाई पे। तो ये चीज़ हो गया। ओके, तो ये tan x का ग्राफ हुआ। इसकी इंपॉर्टेंट बातें हमने लिख ली। अब आगे बढ़ते हैं cot x। अब cot x भी आपको पता है, cot x क्या होगा, cos x अपॉन sin x। और sin x 0 कब होता था, sin x 0 होता है n पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो इसीलिए जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं, मतलब कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उन हर जगह पे कॉट हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो ये दिख रहा है, ये 0 है, फिर यहाँ मेरा, यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ मेरा 2 पाई आ जाएगा, यहाँ 3 पाई आ जाएगा, यहाँ माइनस पाई हो जाएगा, ये -2 पाई। इन हर जगह पे जो है मेरा कॉट नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, ये जितनी भी डॉटेड लाइंस हैं, इनको हमारा कॉटेक्स का ग्राफ टच नहीं कर सकता। तो ये हमारा कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई बराबर कॉट एक्स। ये है मेरा एक्स एक्सिस। 0 पे हमें पता है नॉट डिफाइंड, पाई बाई 2 पे सबको पता है कॉट 0 रहता है, 3 पाई बाई 2 पे भी 0 रहता है, ठीक है ना। 5 पाई बाई 2 पर भी 0 रहेगा। जहाँ जहाँ पे कॉस 0 होगा, उधर उधर पे मेरा कॉट भी 0 हो जाएगा। मतलब ये जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 दिख रहे हैं, ठीक है, इन हर जगह पे ये हो गया मेरा -5 पाई बाई 2, ये हो गया -7 पाई बाई 2। इन हर जगह पे कॉट जो है मेरा वो 0 है। और ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा ही रहा है। तो यहाँ से अगर मैं डोमेन और रेंज लिखूँ, तो डोमेन क्या हो गया मेरा, एक्स सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट n पाई, ठीक है, यहाँ पर n कोई भी मेरा इंटीजर है। फिर अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो कॉट x का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर हम बोले तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है ये, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन ये भी है। ओके, इसका फंडामेंटल पीरियड अगर हम चेक करें कितने मिनिमम टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो देखो ज़रा यहाँ पे पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 था। अब इसके आगे चेक करो, पहली बार 0 कब बना, फिर से 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, लेंथ ये कितना है, पाई, पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगा। तो फंडामेंटल पीरियड इसका भी जो है वो पाई हो गया।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो ये जो ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ y इक्वल टू कॉस एक्स का है, इसी का रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो कॉस एक्स का ग्राफ हम ऑलरेडी बना ही चुके थे, पता ही है। ये मेरा पाई/2 है, -1 कब आता है पाई पे, फिर यहाँ 3π/2, ये हो गया अपना 2π। नेगेटिव साइड में देखें तो ये -π/2, ये -π, -3π/2, -2π, है ना। देखो, कॉस जहाँ जहाँ पे जीरो होगा उधर उधर सेक डिफाइन नहीं होगा। कॉस जीरो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 दिख रहे हैं, यहाँ हर जगह कॉस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि सेक उधर उधर डिफाइन नहीं होगा। तो 3π/2 पे सेक डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, π/2 पे सेक डिफाइन नहीं होगा। -π/2 पे सेक डिफाइन नहीं होगा। -3π/2 पे सेक डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो फिर यहाँ से हमें डोमेन पता चल गया इसका। तो डोमेन हमने देखा एक्स ऑल रियल हो सकता है एक्सेप्ट 2n+1π/2, यानी कि ये जो भी हमारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं। रेंज ऑलरेडी हमको पता है, सेक एक्स का रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब 1 से ग्रेटर। देखो, 1 से ग्रेटर सारी वैल्यू मिलेगी और -1 से स्मॉलर सारी वैल्यू मिलेगी। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये आपको ग्रीन कलर वाला, ये सेक एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये है मेरा y इक्वल टू 1 और ये है y इक्वल टू -1। 1 और -1 के बीच में देख लो, कोई भी ये ग्रीन वाला सेक एक्स का ग्राफ नहीं है। ठीक है, हमेशा 1 के ऊपर रहेगा या -1 के नीचे। ठीक है, ये वैल्यू की बात करें तो ये -1 हो गया, ये वाला, और ये वाला +1 हो गया। ठीक है, इनके बीच का ये वैल्यू कभी भी नहीं आएगा, ये वाला। ओके, बाकी इसकी पीरियोडिसिटी अगर चेक कर लो, पीरियोडिक ये भी है, ग्राफ रिपीट होता हुआ दिख ही रहा है आपको। ठीक है, कितने मिनिमम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो देखो 0 पर 1 है, इसके आगे बढ़ो, फिर देखो कब 1 आ रहा है, 2π पे। ठीक है, तो 2π के बाद ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड जो है इसका वो 2π हो गया। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू सेक एक्स का। ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करोगे, एक एक पॉइंट लिखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स कैसा होगा। कॉसेक एक्स का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और हमें पता है साइन कहाँ कहाँ पे जीरो रहता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो जहाँ जहाँ पे साइन जीरो होगा उधर उधर पे मेरा कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है मेरा ब्लैक वाला, ये साइन एक्स का ग्राफ है। कहाँ कहाँ पे जीरो है, 0 पे, पाई पे, फिर आ गया अपना 2π पे, -π, -2π। इन जगहों पे कॉसेक एक्स का ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो कॉसेक एक्स के ग्राफ में इन पॉइंट्स पे ब्रेक आना चाहिए। तो ये देखो ब्रेक आ रहा है। ठीक,
ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है बेसिकली y बराबर cosec x का। ओके, फिर तो यहाँ से हमें डोमेन पता चल गया इसका। डोमेन हो गया अपना x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, ये हो गया डोमेन। रेंज की बात करें अगर, तो cosec x का रेंज वैसे ऑलरेडी आपको पता भी है, -∞ से -1 या फिर 1 से लेके इन्फिनिटी। -1 और 1 के बीच में नहीं होगा कभी, तो देख लो ग्राफ में ये क्लियरली विजिबल है कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं, जो भी हमारा ये cosec x का रेड वाला ग्राफ जो है, ये हमेशा या तो -1 के नीचे दिखेगा, -1 ये वाला पॉइंट -1 हो गया और ये 1 हो गया, या तो 1 के ऊपर दिखेगा। ठीक है, ये जो बीच की वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये वाली ये नहीं आनी चाहिए इसमें। ओके, तो ये हमारा y इक्वल टू cosec x का ग्राफ हो गया। और पीरियोडिसिटी अगर चेक करो तो पीरियोडिसिटी भी क्लियरली दिख रहा है। ये जो ग्राफ है फिर से यहाँ से रिपीट होने लगा, देखो तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेके ये वाला जो इंटरवल है उसके बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो फंडामेंटल पीरियड इसका भी जो है वो 2 पाई हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन है विथ फंडामेंटल पीरियड एज 2 पाई। Okay, so this was all about the graphs of trigonometric functions.